50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट डूबने के बाद युआन तियान तियान चारों तरफ से फंस चुकी थी। उसने अपनी मंगेतर की यीबाई के साथ जो एग्रीमेंट किया था, उसके मुताबिक अब उसे 3 साल के अंदर 20% ब्याज के साथ पूरा पैसा चुकाना था या फिर अपनी कंपनी के शेयर गिरवी रखने थे। उसके सख्त पिता युआन फेंगताई के कई नाजायज बच्चे थे जो उसकी गद्दी छीनने के लिए तैयार बैठे थे। अपनी पोजीशन बचाने के लिए युआन तियान ने हार नहीं मानी। उसने कुछ छोटी कंपनियों से कांटेक्ट किया ताकि छोटा मोटा प्रोजेक्ट करके अपने पिता का भरोसा फिर से जीत सके। जब उसके मंगेतर के पिता का फोन आया तो काफी डांट खाने के बाद उसने गुस्से में अपना फोन डेस्क पर पटक दिया। वह जय याकयान को बर्बाद देखना चाहती थी। इधर जय याकयान भले ही अपने नए सरकारी प्रोजेक्ट में बहुत बिजी थी, लेकिन वह हर घंटे बॉडीगार्ड से मेरे बारे में रिपोर्ट लेती थी। जब 3 घंटे तक मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकला तो जय याकयान परेशान हो गई। उसे लगा कि यह लड़का इतना शांत है तो पक्का कुछ गड़बड़ कर रहा होगा। उसने बॉडीगार्ड से मेरा दरवाजा खटखटाने को कहा। जब बॉडीगार्ड ने पूछा कि छोटा मालिक अंदर क्या कर रहा है, तो मैंने चिल्लाकर कहा, मैं गेम खेल रहा हूं भाई, क्या हुआ? यह सुनकर जे याकियान की जान में जान आई। अगले कुछ दिनों तक यही चलता रहा। जे याकियान दिन भर ऑफिस में काम करती और मैं घर पर गेम खेलता। जब भी मैं बाहर जाने की बात करता, वह मना कर देती। रात में हम दोनों बड़े बिस्तर पर 1 मीटर की दूरी पर सोने की जंजीर से बंधे रहते थे। बस एक ही दिक्कत थी कि वजन बढ़ाने के लिए मैं दिन में कई बार दबाकर खाना खाता था। रात को सोने से पहले भी भारी खाना खाने की वजह से मुझे आधी रात को बाथरूम जाना पड़ता था, जिससे जे याकियान की नींद भी खराब हो जाती थी। उधर जाए कि कंपनी में अफवाहें फैलने लगीं कि दामाद जी ने प्रेसिडेंट की बेटी के साथ कोई बड़ा पंगा ले लिया है। युआन तियान तियान को लग रहा था कि मैं जय याकियान के डर से उससे बात नहीं कर पा रहा हूं और इसीलिए हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था। उसने मेरे पुराने नंबर पर कई मैसेज भेजकर छोड़ दिए ताकि बाद में उनका इस्तेमाल ब्लैकमेल करने के लिए कर सके। मुझे इस दुनिया में आए आधा महीना हो चुका था और वह घर में बंद बंद पूरी तरह बोर हो गया था। मैंने अपना फोन बिस्तर पर फेंका और अपने दिमाग में सिस्टम से चिल्लाकर कहा, रियूनियन क्या मेरे लिए कोई मिशन बचा है? मैं यहां किसी इंसान को देख भी नहीं पा रहा हूं। पूरे दिन कमरे में गेम खेल खेल कर मेरी उंगलियों में दर्द होने लगा है। सिस्टम ने धीरे से कहा, होस्ट क्यों ना हम यहां से चुपके से भाग जाएं। भागना तो असली कहानी का हिस्सा ही है। पुरानी कहानी में भी ये याकियान तुम्हें कैद करती थी और तुम भागते थे। मैंने अपना शरीर देखते हुए कहा, भाई मेरा शरीर इतना कमजोर है कि मैं भागते भागते बीच में ही गिर जाऊंगा। सिस्टम ने कहा, तुम सही कह रहे हो होस्ट। सबसे पहले तुम्हें अपनी हेल्थ ठीक करनी होगी, क्योंकि हैप्पी एंडिंग के लिए फिजिकल और मेंटल हेल्थ सबसे पहला कदम है। अगर तुम अपना वजन नॉर्मल कर लेते हो तो तुम्हारा पहला टारगेट पूरा हो जाएगा। तुम्हारी हाइट के हिसाब से तुम्हारा वजन कम से कम 70 किलो होना चाहिए। मैंने मैंने शीशे में अपनी सूखी हड्डियां देखी और कहा, ठीक है, आज से मैं खूब खाना खाऊंगा। मैं तुरंत नीचे भागा और आंटी वांग से कहा, आंटी आज से मेरे लिए ऐसा खाना बनाओ जिससे मेरा वजन बढ़े और शरीर को पोषण मिले। शाम को जब जे याकियान घर आई तो डाइनिंग टेबल का नजारा देखकर हैरान रह गई। टेबल पर ग्रिल्ड ऑनेस्टर बीफ स्टेक, ताजी मछलियां और पौष्टिक सूप सजा हुआ था। आंटी वांग ने मुस्कुराकर कहा, मिस आज दोपहर को छोटे मालिक ने खुद कहा था कि वे शरीर में खून और ताकत बढ़ाने वाला खाना खाएंगे। ये सुनकर जे याकियान के होंठ हल्के से फड़के। उसने देखा कि मैं बिना किसी तमीज के मजे से सीपियां चूस रहा था और बीफ मुंह में ठूंस रहा था। खाना खाने के बाद मैंने एक जोरदार डकार मारी। जो याकियान ने मुझे इतने दिल से खाते देखा तो उसने खुद भी चॉपस्टिक्स उठाई और कहा, मजे से खाओ, बहुत सारा खाना है। अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं सब खा जाऊंगी। उसने मुझे याद दिलाते हुए कहा, थोड़ा कम खाना, वरना पिछली बार की तरह फिर से हॉस्पिटल मत पहुंच जाना। मैंने मन ही मन सोचा कि इस खाने से मेरा वजन कितने ग्राम बढ़ेगा। मुझे खाते देखकर जे याकियान भी खुश होकर ज्यादा खाने लगी। रात को जब हम बिस्तर पर लेटे थे तो आचेन का यह बदला हुआ सीधा साधा अंदाज देखकर जे याकियान को यकीन होने लगा था कि वह सच में सब कुछ भूल चुका है। वह पुरानी यादों में खो गई जब हम 20 साल के थे। उसकी दबी हुई भावनाएं फिर से जाग उठी थीं। पिछले 2 हफ्तों में मुझे भी समझ आ गया था कि जे याकियान का कोई गलत इरादा नहीं है। वह बस मुझे उस धोखेबाज युआन तियान तियान से बचाना चाहती है। 1 हफ्ते के इस हैवी डाइट प्लान के बाद मेरा वजन काफी बढ़ गया था और मेरी सूखी हड्डियों पर मांस दिखने लगा था।
जब मैं तराजू पर खड़ा हुआ तो मेरा वजन पूरे 50 किलो हो चुका था। मैं आईने में खुद को देखकर मुस्कुराने लगा। लेकिन जे याकियान के दिल में एक अलग ही बेचैनी जल रही थी। वह आधी रात को अचानक उठ जाती और डिम लाइट में सो रहे मेरे मासूम चेहरे को चुपचाप देखती रहती। वह बेबसी में अपनी कलाई की चेन खोलती और बाथरूम की तरफ भागती ताकि ठंडे पानी से अपने अजीब ख्यालों को धो सके। अगली सुबह जब मैं सोकर उठा और नाश्ते की टेबल पर गया तो मैंने सीधे जी याकियान से कहा, जे याकियान, मैं घर पर बहुत बोर हो रहा हूँ। मुझे कोई नौकरी चाहिए। हर दिन तुम्हारे घर में सुअर बनकर बैठना कोई लाइफ नहीं है। ये सुनकर जे याकियान हंस पड़ी और बोली, आचेन, तुम अभी भी पहले जैसे ही हो, जो खुद की बुराई भी इतने मजे से करते हो। मैंने गंभीर होकर कहा, मैं अब वो पुराना आचेन नहीं हूं जो किसी लड़की के लिए अपनी जान दे दे। मैं अब समझदार, मेहनती और खुश मिजाज बनना चाहता हूं। मुझे इंसान जैसा महसूस करना है, किसी पालतू बिल्ली या कुत्ते जैसा नहीं। मुझे समाज में जाना है। दिमाग में सिस्टम भी खुश होकर चिल्लाया, होस्ट, तुम कमाल के हो। यही असली तुम हो। देखो, कमेंट्स में लोग तुम्हारी कितनी तारीफ कर रहे हैं। जे याखियान ने मेरी आंखों में देखा और कहा, ठीक है, अगर तुम्हें काम ही करना है तो तुम मेरे पर्सनल असिस्टेंट बनोगे और हर दिन मेरे पीछे पीछे घूमोगे। कोई और ऑप्शन नहीं है। मैंने ख्याल आने पर उसे देखा तो वह गुस्से में बोली, ये कैसा चेहरा बना रहे हो? क्या तुम खुश नहीं हो? उसने कड़क आवाज में कहा, मुझे बस डर है कि तुम काम का बहाना बनाकर चुपके से उस युआन त्यान त्यान से दोबारा मिलने न चले जाओ और फिर से कोई आत्मघाती ड्रामा ना करो। मुझे तुरंत याद आया कि सिस्टम ने बताया था कि पिछले जन्म में इस विलेन पत्नी ने युआन त्यान त्यान को मार डाला था। मुझे सच में नहीं लगता था कि यह मुझसे प्यार करती है, क्योंकि हमारा रिश्ता तो हमेशा नोक-झोंक वाला रहा था। हम बचपन में भी बहस करते थे और फिर सुलह कर लेते थे। मुझे लगा कि कहीं यह जे याकियान भी उस युआन त्यान त्यान की तरह दिमाग से बीमार तो नहीं है। खैर, मैंने हार मानते हुए कहा, ठीक है बाबा, मैं तुम्हारा असिस्टेंट बनने को तैयार हूं। जब जे याकियान की काली आलीशान कार कंपनी के गेट पर रुकी तो सारे कर्मचारी अपनी रफ्तार धीमी करके देखने लगे। कार का दरवाजा खुला और हमेशा की तरह ठंडी और कड़क दिखने वाली सीईओ बाहर आई। उनके तुरंत पीछे मैं बाहर निकला। जे याकियान ने दुनिया की परवाह किए बिना मेरा हाथ पकड़ा और मुझे सीधे अपनी प्राइवेट लिफ्ट की तरफ ले गई। ये देखकर ऑफिस के गॉसिप ग्रुप में मैसेज की बाढ़ आ गई। लोग लिखने लगे, अरे बाप रे, प्रेसिडेंट जी अपने साथ एक बहुत हैंडसम लड़के को लेकर आई हैं। ये तो वही आचेन है जो हमेशा युआन त्यान त्यान के पीछे पागल रहता था। आज ये यहाँ क्या कर रहा है? जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, जे याकियान के साथ उसकी सेक्रेटरी झूझू अंदर आई। उसने आदर से कहा, प्रेसिडेंट जो और दामाद जी, गुड मॉर्निंग। मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? इससे पहले कि जे याकियान कुछ कहती, मैंने मुस्कुराकर कहा, झूझू, क्या तुम मेरे लिए बाहर एक वर्क स्टेशन यानी डेस्क का इंतजाम कर सकती हो? मैं आज से यहाँ काम शुरू कर रहा हूँ। यह सुनकर झूझू के होश उड़ गए। उसे लगा कि वह कोई सपना देख रही है। कंपनी के लिए हमेशा मुसीबत खड़ी करने वाला दामाद आज यहाँ काम मांग रहा था। उसने कंफर्म करने के लिए जे याकियान की तरफ देखा। जे याकियान ने सिर हिलाया और कहा, इसके लिए मेरे ही केबिन के अंदर एक डेस्क लगा दो। हम छोटे कामों से शुरुआत करेंगे। मैंने तुरंत मना करते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। मैं केबिन के अंदर नहीं, बल्कि बाहर बाकी कर्मचारियों के साथ बैठना चाहता हूं। लेकिन मेरी यह रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी गई। जे याकियान इस समय पूरी तानाशाह बनी हुई थी। उसका साफ मतलब था कि अगर मैंने काम के बहाने बाहर भागने की कोशिश की तो वह मुझे दोबारा घर में बंद कर देगी। जब मैं केबिन से बाहर कुछ काम के लिए निकला तो ऑफिस के दर्जनों कर्मचारी मुझे गॉसिप भरी नजरों से घूर रहे थे। माहौल थोड़ा अजीब हो गया था, लेकिन मुझे लगा कि मुझे मेरे जैसे लोग मिल गए हैं। मैंने आगे बढ़कर एक बड़ी मुस्कान के साथ कहा, हेलो दोस्तों, अब से हम सब साथ में काम करेंगे और कलीग्स हैं। मैं इस काम में बिल्कुल नया हूं, इसलिए मुझे भविष्य में आप सबकी मदद की जरूरत होगी। कर्मचारी मेरी यह सादगी देखकर मुस्कुराने लगे और बोले, अरे नहीं दामाद जी, आप तो बहुत दयालु हैं। मुझे उन घूरती निगाहों से कोई मतलब नहीं था। मैंने भी जल्दी से बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कुछ आम बातें की, जिससे वहां का टेंशन वाला माहौल काफी कम हो गया। ऑफिस का एक कर्मचारी अपनी उत्सुकता रोक नहीं पाया और उसने सावधानी से पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप और प्रेसिडेंट जी आपस में क्या हैं? मैंने अपनी पलकें झपकाईं और बिना किसी झिझक के आसानी से जवाब दिया, हम दोनों बचपन के दोस्त और पुराने क्लासमेट हैं।
यह सुनते ही वहां खड़े सबको अचानक बड़ा झटका लगा। लोग आपस में फुसफुसाने लगे कि अरे बाप रे, इसका मतलब ये दोनों बचपन के प्यार हैं। तभी सेक्रेटरी झूझू सपोर्ट स्टाफ के साथ मेरे लिए एकदम नई डेस्क कुर्सी और कंप्यूटर लेकर वहां पहुंच गई। मुझे कर्मचारियों के बीच घिरा देखकर उसने इज्जत से पूछा, दामाद जी, आप प्रेसिडेंट जी के केबिन के अंदर क्यों नहीं बैठ रहे हैं? बाहर क्यों खड़े हैं? झूझू के मुंह से दामाद जी शब्द निकलते ही पूरी जगह एकदम शांत हो गई। वहां खड़े कर्मचारियों के दिलों में खलबली मच गई। ऑफिस में अफवाह थी कि प्रेसिडेंट जी अपने पति को पसंद नहीं करती, लेकिन आज का नजारा कुछ अलग ही था। कर्मचारियों को यह नहीं पता था कि सीईओ के ऑफिस में जो खास वन वे ग्लास लगा है, उसके पीछे जय याकियान चुपचाप खड़ी थी। उसकी नजरें कांच को चीरती हुई सीधे मुंह पर टिकी थीं। उसकी आंखों में इस समय एक अजीब सी पॉजेसिवनेस, यानी हक जताने वाली भावना छिपी हुई थी। वह मन ही मन सोच रही थी कि हाल ही में आचेन बहुत ज्यादा बात मानने लगा है। वह एक 20 साल के लड़के जैसी एनर्जी दिखा रहा है, जिसमें कोई कमी नहीं है। कहीं यह आचेन का कोई नया और शातिर भेष तो नहीं है? मुझे जल्द से जल्द इसका यह मुखौटा उतारना होगा। लेकिन काश ये सब सच होता। काश समय यहीं रुक जाता और आचेन हमेशा ऐसा ही रहता, जो मुझे देखकर मुस्कुराता है, बहस करता है और चिढ़ाने पर बेवकूफों की तरह हंसता है। इधर झूझू ने बहुत जल्दी मेरा वर्क स्टेशन सेट कर दिया। नया कंप्यूटर और ऑफिस का सारा जरूरी सामान मेरी टेबल पर आ चुका था। अपनी खुद की जगह मिलते ही मैं पूरी तरह काम में फोकस हो गया। मैं पूरी सुबह कंप्यूटर के सामने मेहनत से बैठा रहा। कभी सोच में डूबता तो कभी कीबोर्ड पर टाइप करने लगता। मुझे अपने आसपास की चीजों का कोई होश नहीं था। मैं मन ही मन परेशान हो रहा था कि अरे, इस रिपोर्ट का क्या मतलब है? ये नंबर क्या दिखा रहे हैं? मैं इस डॉक्यूमेंट को कैसे फॉर्मेट करूं? मेरा काम इतना भद्दा क्यों दिख रहा है? ये सब तो कॉलेज में कभी सिखाया ही नहीं गया और मैंने इसे पहले कभी छुआ भी नहीं है। ये पीपीटी टेम्पलेट भी बहुत पुराना हो गया है और इसके रंग भी बहुत बेकार हैं। आत्मनिर्भर बनने के चक्कर में मैंने पहले चुपके से अपने फोन पर चीजें सर्च की। जब कुछ समझ नहीं आया तो मैंने सीधे सिस्टम रियूनियन को दिमाग में याद किया और उससे गाइडेंस लेने लगा। मैं पूरे दिन काम से लड़ता रहा और संघर्ष करता रहा। आखिरकार किसी तरह मैंने कुछ बेसिक काम ठीक ठाक तरीके से पूरे कर लिए। शाम को जय याकियान ने मेरे बनाए डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट लिया और अपने पेन से गलतियां बताते हुए कहा, आचेन, यहां तुम्हारे लॉजिक में गड़बड़ है। ये डेटा का रेफरेंस सही नहीं है और यह फॉर्मेट हमारी कंपनी के स्टैंडर्ड के हिसाब से मैच नहीं कर रहा। मैं उसकी तरफ झुककर पेपर देखने लगा। वह बहुत ही शांत और सब्र के साथ मुझे पेन से गोल गोल घुमाकर एक एक पॉइंट समझा रही थी। मैं अनजाने में ही उसकी बातों को फॉलो करने लगा। उसे बदलाव करते देखना और उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका देखना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे खिड़की के बाहर शाम हो गई और 5 बजे का अलार्म ठीक समय पर बज उठा। अभी कुछ देर पहले तक मैं पूरी तरह काम में डूबा हुआ था, लेकिन अलार्म बजते ही जैसे मेरे अंदर कोई नई ताकत आ गई। मेरी आंखें चमक उठीं। मैंने बिजली की रफ्तार से फाइल सेव की और कंप्यूटर बंद कर दिया। मैं खुश होकर ऑफिस से बाहर भागने के लिए खड़ा हो गया। जे याकियान ने मुझे रोकते हुए कहा, क्याओ चेन, तुम्हें अभी इस फाइल को ठीक करने की जरूरत नहीं है। हम इसे कल सुबह ठीक करेंगे। मैंने घड़ी देखी और कहा, लेबर लॉ के हिसाब से अब काम छोड़ने का समय हो गया है बॉस। मैं तुरंत ऑफिस एरिया से भाग निकला और पीछे कुछ ओवरटाइम करने वाले कर्मचारियों को हैरान छोड़ गया। भला समय पर ऑफिस से घर कौन नहीं जाना चाहता? लेकिन मेरी यह आजादी बहुत कम समय के लिए थी। जैसे ही मैं लिफ्ट के पास पहुंचा, बॉडीगार्ड ने मुझे रोक लिया और कहा, मुझे माफ कर दीजिए दामाद जी, जनरल मैनेजर जी का सख्त ऑर्डर है कि आप अकेले कंपनी से बाहर नहीं जा सकते। उसी समय पीछे से जे याकियान आई और बोली, अगर तुम्हें अभी घर जाना है तो पहले केबिन में वापस आकर फाइल की गलतियां ठीक करनी होंगी, वरना अगर अभी काम छोड़ना है तो ओवरटाइम के लिए ट्रिपल सैलरी मिलेगी। मैं मन ही मन बुदबुदाया कि एक एम्प्लॉय के तौर पर अगर मैं बॉस से पहले निकलने की कोशिश करता तो दूसरी कंपनियां मुझे पहले ही नौकरी से निकाल देती। मैंने अपना फोन पकड़ा और ऊपर केबिन की जलती लाइट्स को देखकर चुपचाप शर्माते हुए वापस अंदर चला गया। मुझे ओवरटाइम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। जब काम खत्म हुआ तो मैं जे याकियान के पीछे पीछे लिफ्ट में गया। इस बार लिफ्ट में बहुत शांति थी। जब जे याकियान मुझे लेकर घर पहुंची तो काफी देर हो चुकी थी। आंटी वांग ने पहले ही गर्मा गर्म 6 अलग अलग डिशेस का खाना तैयार कर रखा था, जिससे